दीपक बैज की जो महत्वाकांक्षा है वो पीसीसी अध्यक्ष से होते हुए अब छत्तीसगढ़ शासन में कोई महत्वपूर्ण पद या मंत्री पद हासिल करने तक पहुंच गई। राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि सत्ता की जो कुंजी, जैसे हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुंजी बस्तर हुआ करती थी और यहाँ से सत्ता का ताला जो है वो खुलता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो दिल्ली से तय होता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस आलाकमान को भी लग रहा है कि हमको एक भविष्य का नेता मिल गया। 2020 में कोरोना का पीरियड था, 2021 में कोरोना का दूसरा चरण आया। उस समय पर मैदान में कहीं भी भाजपा संगठन या भाजपा के पुराने नेता या पदाधिकारी नजर नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और फिर एक बार हम बस्तर पर चुनाव के बाद जो माहौल है उसको लेकर बातचीत करने के लिए आप सभी के बीच मौजूद हैं। मेरे साथ संतोष सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और साथ ही मनीष गुप्ता जी हैं जो एक प्रमुख अखबार के संपादक भी हैं बस्तर इलाके में। लंबे समय से इन लोगों का राजनीतिक अनुभव है और आप जानते हैं कि पत्रकार जनता के चुनावी पर्यवेक्षक होते हैं। इस लिहाज से वो क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं चुनाव को, इस चर्चा के जरिए आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है। और इस चर्चा में हमने आप पिछली बार दक्षिण बस्तर की सबसे नक्सल प्रभावित सीटों पर हमने बातचीत की और अब हम मध्य बस्तर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो कभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, यहाँ पार्टियों को कैंडिडेट ढूंढने को नहीं मिलते थे, ये स्थिति कभी रहा करती थी, और वो सीट है चित्रकोट। पर्यटन के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण, लेकिन अब इस चुनावी समर में काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट भी हो गई है। ये कैसे हुआ कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव जीते इससे पहले 2018 में, और फिर दोबारा 2023 में वो फिर चुनावी मैदान में आ गए? क्या लगता है संतोष, इसके पीछे क्या कांग्रेस के भीतर का कोई गणित था या प्रत्याशी की ही इच्छा थी चुनाव लड़ने की? देखिए, इसमें नरेश जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद दीपक बैज को कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया 2019 में। 2019 की विपरीत परिस्थितियों में वो बस्तर लोकसभा सीट को जीतने में सफल रहे, और चूंकि लोकसभा में बहुत कम स्थान कांग्रेस का रहा, ऐसे में वो कांग्रेस आला कमान के नजदीक भी आए, जिसका प्रतिसाद देखा जाए तो उन्हें पीसीसी अध्यक्ष के रूप में मिला। अब जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो का व्यक्ति होता है, मुझे लगता है कि उसके अंदर एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है। उस महत्वाकांक्षा से दीपक बैज को हम बरी नहीं कर सकते। और नहीं, आपको क्या रिपोर्ट मिली है ऐसा? आपने कुछ सुना कि उनकी पहले से इच्छा थी कि फिर विधानसभा लड़ूं? नहीं, पहले से उनकी इच्छा नहीं थी। चूंकि बाई इलेक्शन में तो वो अपने परिवार को टिकट दिलाना चाहते थे जी। लेकिन जब चित्रकूट का उपचुनाव 2019 में हुआ तो उस समय तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी चॉइस पर टिकट दिया राजमन बेंजाम को। उन राजमन बेंजाम की टिकट वर्तमान में काटते हुए पुनः दीपक बैज को टिकट दिया गया, तो इसके पीछे निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कोई ना कोई गिव एंड टेक की पॉलिसी कांग्रेस के द्वारा अख्तियार की गई है, इसकी जनता में चर्चा है जी। और ये चर्चा यही है कि मतलब बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सहमति बनाई अपने चुनाव लड़ने के लिए और उनके उम्मीदवारों को समर्थन करने, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सीट तो ले ली चित्रकूट जी, और इसके बदले में उन्होंने बस्तर जिले की अन्य सीटों पर अपनी दावेदारी को एक प्रकार से समर्पित किया। ऐसा मुझे लगता है जी। अच्छा, ये चर्चा है मेन, ये चर्चा है। और दूसरा पोस्ट रिजल्ट पे भी एक चर्चा है जी। क्या कि वो चर्चा ये है कि दीपक बैज की जो महत्वाकांक्षा है वो पीसीसी अध्यक्ष से होते हुए अब छत्तीसगढ़ शासन में कोई महत्वपूर्ण पद या मंत्री पद हासिल करने तक पहुंच गई है जी। इसकी चर्चा जनता के बीच में बहुत आई है। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये इतना अच्छा मौका कि सीधे आप बस्तर में एक विधानसभा जीतते हैं और उसके बाद सांसद बनते हैं और सीधे जो कांग्रेस का आला कमान है, एक तरह से राहुल गांधी परिवार और उनके नजदीक प्रियंका गांधी इनके नजदीक पहुंच जाते हैं, वहां से दीपक बैज वापस लौटना चाह रहे हैं, वो भी तब जब उनका एक राजनीतिक सफर ऐसा लगता है शुरू हुआ है और बहुत लंबा है, कि इसके पीछे कुछ और गणित है?
नहीं, देखिए, राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि सत्ता की जो कुंजी, जैसे हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुंजी बस्तर हुआ करती थी और यहाँ से सत्ता का ताला जो है वो खुलता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो दिल्ली से तय होता है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की सहमति जरूरी है। परिस्थितियां भी इसके लिए काफी हद तक अनुकूल रही हैं। दीपक बैज नो डाउट बस्तर के एक युवा चेहरे हैं, तेज तर्रार चेहरे हैं और पढ़े लिखे शिक्षित, जो अपनी तार्किक क्षमता के कारण उन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया कांग्रेस में। और जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़े, कहीं ना कहीं सफलता उनको मिलती गई, कदम जो है ना मिलती गई और आज जो है वो पीसीसी के अध्यक्ष हो गए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो सत्ता के जो समीकरण है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप जो दूसरे लोगों पर लगे, राज्य स्तर पर जो आरोप आए, डीएमएफ का घोटाला और ये आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी थोड़ा सा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी असहज हुआ और उसको तो इसमें क्या सांसद भी तो इसके एक तरह से डीएमएफ में उनकी भी सहमति होती है, वो भी कई जगहों पर देखते हैं, नहीं ऐसा? नहीं, डीएमएफ देखिए लोकल लेवल पर है। लोकल लेवल के इश्यूज जो है ना बहुत आगे नहीं आए हैं और क्योंकि बस्तर के सांसद रहे हैं इसलिए उनका स्टेट लेवल पर जो ये चीजें चली उन पर कहीं उनका मतलब ना तो नाम आया है और ना उनकी बदनामी हासिल हुई जी। मूलतः जो है देखिए दो प्रमुख कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी पब्लिक में चर्चा है कि एक तो छत्तीसगढ़ में ये 2018 के बाद कांग्रेस का जो चुनाव कांग्रेस ने जीता, उसके बाद ओबीसी वर्ग का जो जाति वर्ग को लेकर के राजनीति शुरू हुई। मुझे लगता है कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को जो है वो काफी हद तक कैश किया, लेकिन इस कैश करने के जो उन्होंने जल्दबाजी दिखाई उसमें एक वर्ग पीछे छूट गया, वो आदिवासी वर्ग है। तो आदिवासियों की कहीं ना कहीं नाराजगी रही है और सत्ता में देखिए एक बड़े वर्ग को नाराज करके आप सत्ता में लंबे समय तक काबिज नहीं रह सकते। तो कांग्रेस आलाकमान को एक विश्वस्त और तेजतर्रार आदिवासी युवक की आवश्यकता थी, एक नेता की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि सांसद बनने के बाद दीपक बैज दिल्ली में जाकर के जो कांग्रेस के आला नेतृत्व से उनकी नजदीकियां बढ़ी और उनकी खूबियां कहीं ना कहीं उनसे उनका आलाकमान परिचित हुआ और जिसके चलते उनके पीसीसी चेयरमैन के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। और यही कारण है कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो लगता है कई बार हमारा रास्ता सुगम हो गया है, तो फिर आदमी राजनीतिक व्यक्ति जो है ना महत्वाकांक्षा भी रखता है और कहीं ना कहीं तो उनकी महत्वाकांक्षा लोकसभा की है कि राज्य की राजनीति तक लगती है ऐसा? नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर कोई आदिवासी चेहरा होगा और उसे मौका मिलता है मुख्यमंत्री अहम कोई जिम्मेदारी का, तो उसमें तो ये नंबर 1 रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। देखिए बस्तर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में ये दो बड़ा भूभाग है जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन इलाकों में आदिवासियों के लिए जो जमीन तैयार भी है और जिस तरीके से इनका धूमकेतु की तरह ये उभरे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस आलाकमान को भी लग रहा है कि हमको एक भविष्य का नेता मिल गया और आगे युवा चेहरा के रूप में अगर सब चीज ठीक ठाक रहता है, उनकी परिस्थितियां भी उनके अनुकूल रहती हैं, तो मुझे लगता है लंबे समय तक वो मतलब कांग्रेस नेतृत्व के चहेते बने रहेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री की बात आएगी, एक पीसीसी अध्यक्ष जो है आमतौर पर मुख्यमंत्री पद का प्रबलतम दावेदार माना जाता है, स्वाभाविक दावेदार है, तो उनका जो ये दावा है मजबूत होगा, निर्मूल नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है। और भविष्य में जब सत्ता हस्तांतरण की बारी आएगी तो उसमें उनकी सशक्त दावेदारी रहेगी। जी, आपको क्या लगता है कि राजमन मेंजाम, एक तरफ बलराम मौर्य, लगभग ये लोग हम उम्र से हैं और मैंने तो मतलब दीपक बैज को काफ़ी शुरुआती राजनीति के समय से देखा है। जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तो तब मुझे लग रहा था कि मतलब काफ़ी तेज तर्रार उस वक्त भी और प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व था। लेकिन वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं उसको लेकर काफ़ी अंतर विरोध की बात भी आ रही है, वो भी कांग्रेस के अंदर ही। क्या असर रहेगा चुनाव में? इस प्रकार का कोई अंतर विरोध सतह पे तो नहीं है जी। अब सतह के नीचे होगा तो बात अलग है, सतह पे नहीं है मतलब वैसा कोई मतलब घर बैठ जाना या प्रचार नहीं करने वाली कोई बात नहीं है।
दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो भावी राजनीति 2023 में होने वाली है, इसमें अपनी अपनी संभावनाओं को देखते हुए भी लोग प्रबलतम या खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो ये कहीं न कहीं से लगता है, ये बात सही है कि दीपक बैज हो या दीपक बैज के साथ जैसे राजमन बेंजाम है या बलराम मौर्य है जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं बलराम मौर्य जी और राजमन विधायक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विनायक गोयल, ये लगभग सभी चारों लोग ही एक हम उम्र की स्थिति को बिलान करते हैं जी। समान समय इनकी राजनीति चलती रही समय की, जैसे कोई कभी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, कोई कभी जिला पंचायत सदस्य बन गया, कोई जनपद अध्यक्ष बन गया, किसी ने अपनी पत्नी को बना दिया, तो लगभग समान स्थिति पे चारों नजर आते हैं। इस पे एक्चुअल जो जिस तरीके का भी हालात है, मुझे लगता है कांग्रेस के पास सबसे युवा और सशक्त नेतृत्व है। अगर विधायकों को देखेंगे तो एक दो विधायकों को अगर छोड़ दे तो सारे यूथ हैं, और कम से कम जो उनकी उम्र है और जिस प्रकार से वो लोग चल रहे हैं, अगर अपनी विरासत संभाल पाए तो मुझे लगता है अगले 15-20 साल तक वो उससे लंबा अवसर होगा, कर सकते हैं, लंबा अवसर होगा। पर क्या ये हालात हैं इस बार के चुनाव में चित्रकूट में? देखिए, हालात तो एक्चुअल चुनाव के पहले ही जिस तरीके की हवा चल रही है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। और ये एंटी इनकम्बेंसी भी देखिए, बहुत एंटी इनकम्बेंसी के बहुत सारे कारक होते हैं। अब कई सरकार विरोधी भी होते हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत प्रभाव के खिलाफ चीजें आती हैं। यहाँ क्या स्थिति है चित्रकूट में? मुझे लगता है चित्रकूट नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने एक जो अभियान चलाया है, मुझे लगता है भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अभियान जो है कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में सफल रही है। और पीएससी घोटाला, इसके अलावा जो लोकल लेवल पर डेवलपमेंट ना होना, यहाँ लोकल भर्ती का एक जो अभाव है, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं पब्लिक को, और इसके कारण जो इसका प्रतिफल निकल करके आ रहा है वो सरकार के खिलाफ में एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है। अब ये अलग बात है कि इन्होंने कितना डाइल्यूट किया है इन्होंने, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको आप रिजॉल्व कर पाते हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं। अब ये ईवीएम में ये आक्रोश किस हद तक गया है या इन्होंने किस हद तक समर्थन किया है, ये तो मुझे लगता है 3 तारीख को ही पता चलेगा। जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये जो सीट हाई प्रोफाइल और इस दावे के साथ कि प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल सीट है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि यहाँ से पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो इस क्षेत्र को ही बिलोंग करते रहे हैं जी, वो फिर से चुनाव मैदान पे हैं, तो इस वजह से भी ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। और मैं मनीष भाई की कुछ बातों से अपनी असहमति इस रूप में व्यक्त करता हूँ कि वैसा मुझे एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में या बस्तर के भूभाग में या किसी चीज विशेष पर नहीं नजर आती, जैसी की चर्चा की जा रही है या की जाती है। क्योंकि मुश्किल से आखिरी के 6-8 महीने में ही भाजपा ने सीट बाय सीट कौन कैंडिडेट हो सकता है वैसे लोग चुनाव परिदृश्य में आते रहे जो स्वाभाविक दावेदार रहे हैं इन सीटों पर। इससे बीते वर्षों में जैसे 2020 में कोरोना का पीरियड था, 2021 में कोरोना का दूसरा चरण आया, उस समय पर मैदान में कहीं भी भाजपा संगठन या भाजपा के पुराने नेता या पदाधिकारी नजर नहीं आए, जिस बात की बहुत चर्चा होती रही। जहाँ तक चित्रकूट सीट का सवाल है, कुछ अंडर करंट तो है इस सीट पर। एक अंडर करंट अगर हम बोले कि जैसे जो टाटा का इस्पात संयंत्र लगना था और उनके किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, वह जमीन वापस की गई कांग्रेस के द्वारा 2019 में राहुल गांधी को बुला करके धूरा गांव में बड़ा आयोजन भी किया गया। किसानों को किसान किताब के नाम से जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया, उनसे मुआवजा भी नहीं लिया गया। वहीं अगर हम देखें तो 2 विषय इस चीज पर मुझे ऐसे लगे जो शुरू से लेकर आखिरी तक रहे। उसमें एक धर्मांतरण का विषय है और दूसरा बोधघाट जल विद्युत परियोजना का विषय। जी, धर्मांतरण तो मुझे लगता है कि नारायणपुर में जितना हल्ला हुआ, बवाल हुआ, घटनाएं हुई,
उससे कहीं ज्यादा प्रभाव इस सीट पर दिखाई दिया। यहाँ तक कि मतलब दीपक बैच की भी जमकर घेराबंदी हुई, तस्वीरें वायरल हुई, ये सब हुई। तो लगता है इसका असर रहेगा, धर्मांतरण इस सीट को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है बस्तर में, मध्य बस्तर में खासतौर पर। नहीं, मुझे जिस तरीके के हालात नारायणपुर में रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रभावी हालात जो है वो चित्रकूट में रहे। हालांकि चित्रकूट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार या मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें नहीं आ पाई, सुर्खियों में नहीं रहा है। नारायणपुर में चूंकि वो एसपी के साथ की जो घटना है, उस घटना ने बहुत ज्यादा इस मामले को पूरे देश में पहुंचाया। जी, चर्च में भी जैसी तोड़फोड़ हुई उसमें भी बड़ा, चर्च में भी तोड़फोड़ हुई और कहीं ना कहीं ये इलाका भी धर्मांतरण से काफी प्रभावित रहा है और इनफैक्ट भाजपा ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था जी। और चूंकि विधानसभा के चुनाव के दौरान हम चूंकि जो ग्रामीण इलाकों में गए थे और धर्मांतरण प्रभावित इलाकों में गए थे, वहां लोगों में डिवीजन भी दिखाई दिया, खुल करके लोग दो भागों में विभक्त दिखाई दिए, एक धर्मांतरण के समर्थक और दूसरा धर्मांतरण के विरोधी। और आदिवासी वर्ग में ये चीजें काफी हद तक सामने आई और जो विरोधी तबका है वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों को जो है वो इस मामले के लिए दोषी भी ठहराया। अब ये अलग बात है कि मतलब जो मतदान में इसका कितना प्रभाव दिखाई देगा जी, ये अलग बात है। जी जी जी, तो इसका कोई अंदाजा आपको कि असर पड़ेगा इसका? नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगा। और जिस तरीके से विभाजन हुआ है, गांव-गांव स्तर पर विभाजन हुआ है, किसके फेवर में जाता देखा? मुझे लगता है जो धर्मांतरण विरोधियों की संख्या काफी ज्यादा है और धर्मांतरण विरोधी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। सर्ववादी दल ने भी अपना यहाँ एक कैंडिडेट खड़ी किया जो कि मतांतरित समुदाय से ही ताल्लुक रखने के लिए और उनके मुद्दों को उठाने के लिए तैयार एक दल है। हाँ। संतोष जी, आपको क्या लगता है, कितना धर्मांतरण क्या करने वाला है? धर्मांतरण का विषय तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रतिकूल ज्यादा दिखता है जी। और बस्तर जिले की यह वह सीट है चित्रकूट, जिस सीट पर अगर हम देखें तो पूरे चुनाव के दौरान यह चर्चा होती रहेगी। इस पर बाहर से अलग अलग समूह अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में आए हुए हैं। अच्छा। जैसे जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक समूह आया, इस बात की चर्चा रही रायपुर से, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो समूह आया था उसकी पृष्ठभूमि वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ी हुई रही है। तो वो गांव-गांव में धर्मांतरण के विषय को निश्चित रूप से यहाँ पर उठाया होगा। ठीक इसी प्रकार से पीसीसी अध्यक्ष चूंकि वहां से लड़ रहे थे दीपक बैज जी, इसलिए दीपक बैज जी के समर्थक भी रायपुर से बड़ी संख्या में आए हुए थे। अब वो किस प्रकार से मैनेज किए होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, यह तो 3 तारीख को स्पष्ट होगा। और तीसरा चर्चा तो यह भी रही कि आम आदमी पार्टी के भी कैडर दिल्ली और पंजाब से आए हुए थे चित्रकूट सीट पर, उन्होंने काम किया है, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया है काफी। तो अगर आम आदमी पार्टी और ये धर्मांतरण का मुद्दा, सर्ववादी दल, इस टाइप से जो नए इस बार चुनावी समीकरण पैदा हो रहे हैं, ये सब कांग्रेस के खिलाफ जाते दिख रहे हैं सीट पर, मोटा मोटा, मतलब ठीक है पूरी तरह से ना भी हो, दिखाई दे रहा है मोटा मोटा कांग्रेस के खिलाफ जाता तो दिख रहा है जी। लेकिन दीपक बैज कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। हाँ। एक बार लोकसभा की सीट जीती है, 2 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो यहीं से किया है चित्रकूट से, बिल्कुल। इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने विरोधियों को कैसे साधना है, अपने दल के लोगों को कैसे साधना है, इस पर भी ध्यान दिया होगा, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस दिन वोटिंग थी 7 तारीख को, उस दिन हम उनकी विधानसभा गए सुबह, और तो मालूम चला कि रात 4 बजे तक वो जनसंपर्क कर रहे थे उसके बीती एक रात। तो समझा जा सकता है कि उनको भी समझ में आ रहा था कि इस बार चुनौती ज्यादा है, समीकरण काफी बदले हैं। वो चुनाव के मास्टर हैं, तब तो इतनी बार जीते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। युवा होने के बाद इतना एक युवा टीम भी उनकी लगातार सक्रिय रहती है। पर मुझे लगता है कि उनको इस बार का ये चुनाव पिछले जैसे मार्जिन और एक तरफा ये चुनाव जीतते रहे, उतना आसान इस बार उनको भी नहीं दिखाई दिया है। नहीं, उतना आसान इसलिए नहीं है नरेश जी, क्योंकि चित्रकूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वह हालांकि परसीमन से पहले का रहा है, जब इसमें दंतेवाड़ा का बड़ा क्षेत्र आता था जी, कि 25 वोट 28 वोट 30 वोट के अंदर से इस सीट का परिणाम तय होता रहा है 2 बार लगातार। 1993 में धनीराम पुजारी
28 वोट के अंतर से जीते थे अब्दुल नाग से। जी, ये धनीराम वही है जिनके बेटे हाल ही में नक्सल मामले पे ट्रैक्टर सप्लाई वगैरह के लिए पकड़े गए थे। जी वही। हाँ, उनके ये धनीराम उस समय सिर्फ 28 मतों से जीते थे। 28 वोट से 1993 में कांग्रेस के अब्दुल नाग से। जी, बाद के चुनाव में अब्दुल नाग भी 20-30 वोट के अंतर से ही जीते थे। हाँ। और पिछले चुनाव अगर 2018 के अगर हम बात करें आंकड़े पे, तो यह बस्तर की ऐसी सीट है जहां लगभग 4,500 वोट नोटा में पड़े हैं। बिल्कुल। इस बार इसीलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पार्टियों के प्रति बूम नहीं दिख रहा जी। उसका आकलन इसी से लगाया जा रहा है कि संभवतः बहुत क्लोज कंटेस्ट है जी। मुझे ये भी लगता है कि पिछली बार तो एक करंट था जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ थी और लोगों में एक तरफा माहौल था कि हमें इसके खिलाफ वोट करना है। उसमें लोकल कैंडिडेट्स के भी इशू थे, कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी, ये सारी बातें थी। लेकिन इस चुनाव में जितना बस्तर एरिया में हम लोगों ने काम किया उसमें ये मुझे ऐसा दिखाई दिया कि इस बार वोटर के मन में दुविधा है। यही वजह है कि जो नतीजों को लेकर जो रुझान है वो बहुत अस्पष्ट से हैं। वो जो उत्साह पिछले बार चुनाव में दिखाई दे रहा था कि नहीं हमको कांग्रेस के लिए या बदलाव की तरफ या बीजेपी से नाराजगी की बात को लेकर मुखर थे वोटर, इस बार ना तो वो ये कह रहा है कि वो बहुत कांग्रेस से नाराज है, ना तो वो ये कह रहा है कि वो भाजपा के लिए बहुत उत्साहित है। तो समीकरण बहुत बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्यों मनीष जी? चुप्पी साधा हुआ है और इस चुप्पी की व्याख्या कांग्रेस और भाजपा के लोग अपने अपने अनुसार लगा रहे हैं जी। और ये तो बात पहले जैसे कह चुका हूँ कि बहरहाल ये तो 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो स्पष्ट होगा जी। लेकिन इस चुप्पी का अर्थ दोनों ही गलत नहीं लगा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। दोनों अपने, हाँ, ये तो मतलब अपने अपने तर्क दे रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जी। सबसे आशावादी लोगों का कारोबार है राजनीति, मुझे लगता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने अपने पक्ष में लोग सोच रहे होंगे। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि एक और चर्चा रही जो बाकी सीटों में कम दिखाई देता है, इस सीट पर जिसको लेकर चर्चा है कि जाति के आधार पर मतों का विभाजन आदिवासी समुदाय के भीतर, यानी मुरिया बनाम जो है ये जो सीट है माड़िया, इस तरह से बंटवारा दिखाई दे रहा है और शायद इस वजह से विनायक गोयल को चुना गया है, ऐसी वजह दिखाई देती है। नहीं, देखिए एक्चुअल चित्रकूट विधानसभा का जो इतिहास रहा है पहले, खासतौर पर जो भाजपा के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं या जो सीट से निर्वाचित लोग हैं वो मुरिया समुदाय के रहे हैं। पर इस विधानसभा में गौड़ बहुल विधानसभा है और गौड़ मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है जी। हालांकि दोनों अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ चीज़ों में रीति नीति और बाकी संस्कारों को लेकर के थोड़ा सा विरोध रहता है। ये पहली बार ये चीज़ें सामने आई हैं कि जिस तरीके से दीपक बैज गौड़ समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजमन गंजाम भी गौड़ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर गया है कि इस विधानसभा में और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपने लाभ के लिए या उस जनजाति वर्ग के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगा ताकि उसका लाभ कहीं ना कहीं उसको मिले और प्रत्याशी जीत करके आए जी। तो भाजपा ने इसी वजह से भाजपा में और कांग्रेस के भी कुछ खास लोगों में इस बात को लेकर के बेचैनी रही कि अगर ये ट्रेंड सफल रहा तो आने वाले समय में बीजेपी भी इसकी काट के रूप में कोई ना कोई उसी जनजाति समुदाय से अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जिनकी संख्या कम है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। तो एक गोलबंदी का प्रयास जरूर हुआ है। और विनायक गोयल की टिकट यही बताती है? नहीं, हाँ नहीं, वो भी बताती है। इसके अलावा जो या वो उस तरह से वो मुद्दा, क्योंकि आम मतदाताओं के बीच ऐसी चर्चा की बात थी, आपसे भी हम लोग बात कर रहे थे तब ये बात आई कि तोकापाल इलाके में इनका वर्चस्व है अच्छा खासा और इस समुदाय के लोगों का एक वर्चस्व है, तो उसके लिए विनायक गोयल अच्छा कनेक्ट पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने में भी आया कि कई बार जो मुरिया जनजाति के लोगों की अपनी एक बैठक हुई है, इस बैठक में थोड़ा सा गोलबंदी करने की कोशिश भी की गई है और लास्ट तक आते आते जो है ये कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण के रूप में ये बना है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव भी
चुनाव परिणाम में जरूर दिखेगा जी। मतलब ये एक असर है इस चीज का। ये एक नया ध्रुवीकरण है और ये एक नया ट्रेंड जो है ये कम से कम इस विधानसभा में देखने जी। और इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले जो वोटिंग ट्रेंड रहे हैं, खासतौर पे दीपक बैज की जीत के पीछे के जो ट्रेंड है, उसके पीछे यही गोंड माड़िया जो कनेक्ट है, इसी को माना जाता रहा है। सही है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको माना जाता रहा है। और एक तरफा वोट पड़े इस समुदाय से। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 2018 में भी हल्के से था जी, 2023 में भी कुछ एक सीटों पर प्रतिबिंबित हुआ है। और नहीं, मैं इस सीट की दीपक की बात कर रहा हूँ, दीपक की इस सीट पे अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कि इसको, इस चीज को सबसे पहले समझा दीपक बैज ने और काफी अच्छे से साधा, और यही उनकी जीत का बड़ा कारण रहा है। बड़ा कारण रहा जी जी 2018 और भाजपा ने जी इसको फिर बाद में समझ करके कैंडिडेट दिया। भाजपा के साथ एक और दिक्कत रही है, भाजपा ने कोशिश बहुत की कि इस समुदाय से हम किसी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर पाए, पर बीजेपी के पास इस समुदाय से बीजेपी कोई बहुत सशक्त लीडरशिप नहीं है। इवन पूरे उसमें अगर दूसरी विधानसभाओं में भी देखेंगे, क्योंकि अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी जाएं तो भी गोंड समाज का जो है अपना एक बड़ा वर्ग है, और लोकसभा में भी इसका बहुत क्लियर कट मतलब लाभ मिलता है। जी जी। तुम जो मतलब मौजूदा स्थितियां हैं, इसमें जो दूसरा मुद्दा था बोधघाट परियोजना का, काफ़ी बड़ा क्षेत्र चित्रकूट विधानसभा का उससे कनेक्ट करता है। बीजापुर भी प्रभावित होता है इससे कहीं ना कहीं। इसका कितना प्रभाव रहा? क्योंकि हमने ये देख रहे थे कि बोधघाट परियोजना के विरोध और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जो दो लोग थे खास तौर पर, अगर एक देखें तो भाजपा के आदिवासी समाज के नेता और साथ में अरविंद नेताम जी की, जो कि कांग्रेस से थे। अरविंद नेताम जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन चित्रकूट को प्रत्याशी नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने अपने युवा आदिवासी नेता के प्रति थोड़ा रहमदिली रखी कि उनको चुनाव में नुकसान ना हो, जो अगर समीकरण की बात करें। दूसरा ये कि जिन लोगों ने वहां पर धर्मांतरण को लेकर के विरोध किया, वो लोग भी चुनाव से पहले तक तो वो जो बड़े चेहरे थे वो दीपक बैज के इर्द गिर्द दिखाई दिए, हालांकि बाद में ये लोग नजर नहीं आए। तो ऐसे कोई गणित की आपको कुछ जानकारी है क्या? मैंने तो ये देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये बोधघाट परियोजना का जो मुद्दा था, ये कितना असर डालेगा इस सीट पर, नतीजों पर? बोधघाट परियोजना बड़ा इशू है और कहीं न कहीं चित्रकूट विधानसभा की सीमा से लगा हुआ इलाका है। पहले चित्रकूट विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था बारसूर, जहाँ पर बोधघाट परियोजना का निर्माण हो रहा है, जहाँ डैम बन रहा है। दरअसल डैम की जो ऊंचाई है पहले 95 मीटर की थी, जो लगातार उसके कारण इसका जो आकलन किया गया कि बिंता लोंडीगुड़ा से जो लगा हुआ इलाका बिंता भेजा, जो उस विधानसभा का प्रमुख वो है, तो वहाँ तक डुबान एरिया आ रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ इस इलाके के लोगों में भी डुबान को लेकर के एक भय पैदा हुआ और उन लोगों ने विरोध भी किया। और जिस प्रकार से इन्होंने उसका एक मतलब हाइडल प्रोजेक्ट को इरिगेशन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया इस सरकार ने कि हम इसको सिंचाई के लिए उपयोग में लाएंगे, हमारा बिजली उत्पादन प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। तो विरोध का एक बहुत विरोधी दल या विरोधी जो समूह है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। तो और इसका जी प्लस माइनस किसके खाते में जाता दिख रहा है इसका? भाई जैसे टाटा का फायदा तो सीधे सीधे मिला कांग्रेस को, बिल्कुल, तो पर इसका माइनस। अच्छा, टाटा के समय में आप लोग सिर्फ अपन बात ही कर रहे थे उस समय की दीपक बैज एक समय में बतौर युवा चाह रहे थे कि यहाँ टाटा का प्लांट लगे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर जैसे सीपीआई की भी एंट्री हुई यहाँ पर, तो यहाँ की परिस्थितियां और समीकरण बदले और इस पर सबसे एक तरह से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन दीपक बैज ने बनाया। ये भी एक मुद्दा रहा इस सीट पर। बोधघाट परियोजना का अगर माइनस की बात करेंगे तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का नुकसान। जी जी, इसे कुछ कारणों से समझा जा सकता है। पहली बात तो ये कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, 2019 में उसने बहुत जोर शोर से बोधघाट परियोजना को लेकर के बातें प्रस्तुत की। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी स्वयं आए थे, बस्तर के विधायकों की भी बैठक हुई थी, ठीक। और अचानक आते आते अगर हम 2023 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के चंद दिन पहले
दीपक बैज जी ने बोधघाट परियोजना कभी शुरू नहीं हाँ, की जी, जाएगी, इस जी। प्रकार का एक सफाई बयान दिया, प्रस्तुत किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे पूर्व विगत वर्ष में अगर हम देखें तो राजा राम तोड़े जो बीजापुर के विधायक रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के समय रहे हैं, लच्छू राम कश्यप जो चित्रकूट के विधायक रहे हैं, इनके नेतृत्व में बड़ा व्यापक आंदोलन बोधघाट परियोजना के विरोध में प्रस्तुत किया गया था। और निश्चित रूप से उस आंदोलन से कांग्रेस बैकफुट में गई थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोधघाट परियोजना का कोई अंडर करेंट रहा तो वो कांग्रेस के खिलाफ मिल जाएगा। रहा से क्या मतलब, क्या ऐसे मुद्दों का रहता नहीं चुनाव में, लगता है आपको ऐसा? देखिए, चुनाव में मैं प्रत्यक्ष तौर पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इसका प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारे और इशू आ जाते हैं एक मतदाता को जो प्रभावित करते हैं। अब धर्मांतरण एक विषय है, तो वहीं देवगुड़ियों का निर्माण, सरकार का तथाकथित विकास या धान खरीदी, वो सारे मुद्दे भी, बोनस, अब इसमें से एक ये भी है, सारों को मत करके एक मतदाता अपना जनादेश व्यक्त करता है ईवीएम का बटन दबाकर जी, तो वो किस रूप में प्रस्तुत करेगा ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन अगर केवल एक विषय पर सोचा जी, बोधघाट के विषय पर सोचा, तो कांग्रेस को नुकसान। एक देवगुड़ी से जुड़ा हुआ बड़ा अच्छा मुद्दा मुझे याद आ गया, मतलब क्योंकि देवगुड़ियों को लेकर हम लोग जैसा एक प्राथमिक सर्वे कर रहे थे कि ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा कनेक्ट कर रहा है। हमने देखा जगदलपुर से भी विधायक सब जगह जा रहे थे, तो इरपा जो कि एक तरह से राजमन बेंजाम जो कि यहाँ विधायक हैं, उनके बिल्कुल गृह ग्राम का क्षेत्र है, वहाँ की देवगुड़ी को मैंने देखा, तो वहाँ की वो देवगुड़ी इतनी जर्जर बनी हुई थी, गुणवत्ता विहीन बनी हुई थी कि उसके जो लगाए हुए स्तंभ थे वो तक उखड़ने की स्थिति में थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि गांव के अंदर कैसा कनेक्ट कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले में मनीष जी की बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि जो भ्रष्टाचार है वो पहली बार गांव-गांव तक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, जो पहले कभी नहीं था। शायद आम आदमी पार्टी की आहट भी इन्हीं जो भ्रष्टाचार की सड़कें बनी है नई इन इलाकों में, उन सड़कों पर आम आदमी पार्टी अपने रास्ते तलाश रही है। आपको क्या लगता है मनीष जी, गाँव-गाँव तक और अपने वोटरों को कनेक्ट कर पाएगी? नहीं, देखिए, देवगुड़ी का मुद्दा तो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और जिस प्रकार से आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर व्यक्ति, हर दल चाहता है कि हम गांव के वोट बटोरें। तो देवगुड़ी को लेकर के जो सरकार की योजना बनी इसीलिए बनी क्योंकि अधिकांश गाँव में देवगुड़ियों की जर्जर हालत जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बनती थी, प्रतिनिधियों के लिए भी बनती थी, और इनको व्यक्तिगत रूप से जो है आप बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए सरकार ने इसको सिस्टम का एक पार्ट बनाया और देवगुड़ियों के लिए जो है ट्राइबल मत से जो पैसों की आस्था से जोड़ते हुए शेड्यूल के तहत विकास प्राधिकरण से भी दिया पैसा किया उसने। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आई हैं और कुछ जगहों पर जहां ठेकेदारी की प्रथा हुई है देवगुड़ियों के निर्माण में, वहां बड़ी शिकायतें रही हैं कि जनप्रतिनिधियों की सहमति से अफसरों के मतलब मोनोटोनस अपने व्यवहार के कारण जो है वहां पर किसी ठेकेदार को लगा दिया कि वो देवगुड़ी। हाँ, ये जो मैं जगह बता रहा हूँ यहाँ 90% एडवांस भुगतान है। तो ये मैं ये बात का जिक्र खासतौर पे इसलिए कर रहा हूँ कि अंतर्निहित मुद्दे हैं वहाँ, गाँव के लोगों ने ही बताई ये बात मुझे। तो मतलब अंदर वो मुद्दे भी कैसे काम कर रहे हैं ये भी देखने लायक है, मतलब देखने लायक रहता। वहाँ मुझे समझ में आया कि लोगों की नाराजगी थी वहाँ के संबंधित अधिकारी से कि भाई ये इस तरह की चीजें हो गई लेकिन इस पर कुछ हो नहीं रहा है, तो ये भी बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो तो देखिए अब जो काम करेंगे अगर उसमें शिकायतें आएंगी और निवारण नहीं होगा तो लोगों में नाराजगी बढ़ेगी और ये नाराजगी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते जो है ना बड़े स्तर पे आती है और यही जो एक नई वेव क्रिएट करती है सरकार के खिलाफ या जनप्रतिनिधि के खिलाफ और जिसका नुकसान या फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में मिलता है। अच्छा, इस सीट हाई प्रोफाइल सीट है तो एक बात और बड़ी रोचक सुनाई दी है वोटिंग होने के बाद कि दो प्रबल सहयोगी लोकसभा चुनाव के कवासी लखमा और दीपक बैज तो लड़ रहे थे, इन दोनों के बीच आपसी खिंचाव बढ़ गया है। माना यह जा रहा है कि मतलब इस सीट पर दीपक बैज के लोगों ने शिकायत की है कि ठीक तरह से जो कुछ सीटें जो एक तरह से सुकमा जिले के अंतर्गत आती हैं वहाँ पर ठीक से काम नहीं हुआ या ये कोशिश हुई शायद कि दीपक बैज को बेहतर सहयोग ना मिले,
एक तरह से उनके खिलाफत की बात आई है, क्या इस बात में दम है? आप लोगों को भी मिली है ऐसी कोई बात है? नहीं, चित्रकूट विधानसभा का जहां तक बात है तो इसमें बगावत है। 5 ब्लॉक आते हैं, उसमें से 4 ब्लॉक तो बस्तर जिले में है, लोहलीगुड़ा, तोकापाल, बास्ता, नाला और दरभा। 5वां जो ब्लॉक का आंशिक क्षेत्र शामिल है वो छिंदगढ़ ब्लॉक है, सुकमा जिले में आता है जी। उसकी जो मतदान केंद्र हैं लगभग 25-20 के लगभग 20-25 मतदान केंद्र वो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के पार्ट हैं जी, जिनको लेकर के इस प्रकार का एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। हालांकि चुनाव के दौरान इस प्रकार की कोई शिकायतें हमको नहीं सुनाई जी। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, क्या ये वर्चस्व तक पहुंच रही है? क्या ऐसी कोई वजह आंतरिक रूप से वर्चस्व की लड़ाई है और जिस तरीके से कांग्रेस की कई सीटों पर इस प्रकार भितराघात की शिकायतें मिली हैं, कई लोगों पे कार्रवाई हुई है। अभी दंतेवाड़ा सीट पर भी राजकुमार कामो नोटिस मिला गया है, जगदलपुर में 2-3 लोगों का निष्कासन हुआ। तो ये चुनाव में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे पर ये दोनों दिग्गज हैं, एक मंत्री एक प्रदेश अध्यक्ष, तो बड़ा रोचक है, बात नहीं लगता आपको? नहीं, निश्चित रूप क्यों नहीं होगी? वर्चस्व की बात है, अगर 2 सेम रैंक के लोग हो जाएंगे भाई, पद तो सीमित है ना जी। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को डैमेज करेंगे। एक ही वर्ग समुदाय से लोग बिलोंग करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का दौर तो रहता है। अब प्रतिस्पर्धा कई बार जेलसी में बदल जाती है तो वो सबोटेज होता है, और नहीं तो चीजें अपने आप रहती हैं जी। आप क्या मानते हैं, मुकाबला कांटे का रहेगा ये सीट पर, या जितना दावा था कि एक तरफा निकल जाएगी सीट, वो स्थिति है? सीट पर कांटे का मुकाबला रहेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। इसलिए कांटे का मुकाबला रहेगा कि दीपक बैज ने नामांकन दाखिल करने के पहले यह कहा था, जो मीडिया में भी यह बयान प्रसारित हुआ था कि मुझे उस सीट पर प्रचार करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान मैंने जो एक ऑब्जर्व किया वो ये कि वो केवल और केवल चित्रकूट सीट पर ही फंसे रह गए। बाहर प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद, बस्तर के लोकसभा के सदस्य होने के बावजूद जी, जबकि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो मुझे तो 7 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रचार करते नहीं दिखे। मतलब वो बहुत जल्दी वो वापस समझ गए कि ये सीट उनके लिए कठिन होने जा रही है। यह सीट कठिन, उनका अपना ऑब्जर्वेशन या रिपोर्टिंग जैसा रहा हो, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने सीट पर फंसे रह गए। और मैं फिर भी, चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं और कांटेदार मुकाबला है, फिर भी मैं एज दूंगा दीपक बैज जी। आपको क्या लगता है इस सीट पर? फंसी हुई सीट है जी, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है नतीजे पे। भाजपा का चयन यहाँ पर ये कैसा मुकाबला दिया, क्योंकि आखिरी जब वोटिंग हुई उसके बाद विनायक गोयल ऐसा उभरे कि मतलब लच्छू राम ने विरोध नहीं किया, बैदूराम कश्यप पुराने विधायक भाजपा के, ये दोनों पुराने विधायकों ने एक तरह से सहयोग किया, ये सब सुना। तो मुझे लगा कि ये सीट तो बड़ा कांटे की होने जा रही है। दीपक बैज की घेराबंदी के लिए धर्मांतरण को लेकर के वो बड़ा व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं के बीच चर्चा रही, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये बड़ा टफ है। आपको क्या लगता है कि ये एकदम फंसी हुई है, कुछ भी तय कर पाना कठिन है? नहीं, निश्चित रूप से फंसी हुई है और जी, कुछ भी नतीजे आ सकते हैं जी। तो ये आपने चित्रकूट की बात सुनी, हाई प्रोफाइल सीट है बस्तर की, और दीपक बैज यहाँ से चुनावी मुकाबले हैं। 2 अहम मुद्दे चुनाव से पहले यहाँ पर गरमाए हुए थे। एक तो बोधघाट परियोजना से जुड़ा मुद्दा था, और इसके साथ साथ धर्मांतरण का मुद्दा, जिसको लेकर दीपक बैज की घेराबंदी काफी नजदीकी तौर पर की गई, और इसका असर चुनाव पर, नतीजों पर, मतदाताओं के बीच इसको लेकर किस तरह का मन बना है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जो लोकल सीट पर चित्रकूट में किस तरह के वाद संवाद की स्थिति बनी चुनाव के दौरान।